नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स के एक्सप्लेन सीरीज का शुरुआत होने वाला है और इसका पहला क्लास कल यानी कि 18 जून को 8 बजे से लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि वीकली करंट अफेयर्स का जो पहला एक्सप्लेन सीरीज का क्लास है वह कल यानी कि 18 जून को रात के 8 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा और आप सभी इसमें भाग लेकर इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब आज के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले नगरीय उष्माद्वीप क्या होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आवास का अधिकार क्या है इसको लेकर के भारत में और अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति दी गई है, हम इस न्यूज़ को भी यहाँ पर देखेंगे। और बेरोजगारी को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 3 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आया जिसका शीर्षक है वार्म स्लीपलेस नाइट इन ए कॉन्क्रीट जंगल और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही है और अगर हम अर्बन हीट आइलैंड यानी कि नगरीय उष्मा द्वीपों की बात करें तो ये शहरों में एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। यानी कि उस क्षेत्र का जो तापमान होता है वह अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होता है। ज्यादातर ये उष्माद्वीप शहरों में पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर हमने जिस तरीके से विकास किया है जिसे हम कंक्रीट के जंगल के नाम से जानते हैं, जिस तरीके से घनी आबादी वहां पर रहती है, एसी का प्रयोग किया जाता है, इसके कारण वहां पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह आसानी से वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि बड़े बड़े शहरों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आसपास की तुलना में ज्यादा गर्मी महसूस होती है, वहां का तापमान ज्यादा होता है। और इसी क्षेत्र को हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड यानी कि नगरीय उष्मा द्वीप, जिसकी चर्चा इस न्यूज में की गई है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि आखिर शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिकतम क्यों है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेड़ों का डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होता है। वहां पर जंगल होते हैं, खेत होते हैं, पेड़ होते हैं, जिसके कारण वहां पर जो हरित आवरण है वह ज्यादा होता है। और आप सभी जानते हैं कि जहां पर भी हरित आवरण ज्यादा होगा तो वह जो है वहां की आसपास की गर्मी को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हरित आवरण है वह अपने परिवेश में गर्मी को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में जो हरित आवरण है उसका अभाव होता है, वहां पर पेड़ों का अभाव होता है। हमने यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बना रखी हैं, सड़कों का निर्माण हमने किया है, पार्किंग स्थलों का हमने निर्माण किया है और इसके कारण जो पेड़ों की संख्या है वह शहरों में कम होती है। जो थोड़े बहुत पेड़ वहां पर लगाए जाते हैं वो या तो सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं, पार्किंग स्थलों पर लगाए जाते हैं, फुटपाथों के किनारे लगाए जाते हैं, जिसके कारण यह पूरी तरीके से अपनी आसपास की गर्मी को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से हमने अपने शहरों में विकास किया है वह कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण है कि अब शहरों के अंदर जो गर्मी है वह आसपास के इलाकों से, खास करके गांवों से जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि शहरों में आमतौर पर हम खिड़कियों में कांच का उपयोग करते हैं,
घरों को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, कंक्रीट का उपयोग करते हैं और ये सभी के सभी गहरे रंग के होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वे उच्च गर्मी को आकर्षित करते हैं, अवशोषित करते हैं, जिसके कारण शहरों के भीतर एक अस्थायी द्वीप का निर्माण होता है जहां पर गर्मी फंसी रहती है, जिसे हम कह रहे हैं नगरीय उष्मा द्वीप। यहां पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि आखिर हम नगरीय उष्मा द्वीप को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहां पर हमें प्रॉब्लम पता है और जब भी आपको समस्या का पता होता है तो आपको यही पता होता है कि आखिर उसका निदान क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें इन नगरीय उष्मा द्वीपों की संख्या को कम करना है तो हमें अपने शहरों में जो हरित आवरण है उसको बढ़ाना होगा। जो शहरों में खुले स्थान है वहां पर पेड़ पौधे लगाने होंगे। जो एसी का उपयोग है हमें उसे कम करना होगा। छतों पर हमें पेड़ लगाने होंगे। जो छोटे छोटे गार्डन होते हैं शहर के अंदर हमें उनका निर्माण करना होगा। और इसके अलावा जहां तक संभव हो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके छतों को सफेद या हल्के रंग से चित्रित करना होगा। तभी जाकर के जो ये नगरीय उष्माद्वीप बनते जा रहे हैं शहरों के अंदर उसे हम कम कर सकते हैं। यहां पर नासा के द्वारा भारत की जो तस्वीर ली गई है आप देख सकते हैं। यहां पर जो रेड पॉकेट आपको दिख रहे हैं ये वही उष्माद्वीप है जहां पर जो गर्मी है वो काफी ज्यादा है। यहां पर गर्मी ट्रैप हो चुका है और इसलिए आप देखेंगे कि आसपास के इलाकों से यहां पर ज्यादा गर्मी होती है। तो यहां पर नासा के द्वारा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं जो हिस्से हैं उसका एक फोटो खींचा गया है जहां पर नासा के द्वारा इन हीट आइलैंड को लेकर के चर्चा किया गया है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो इमेज है वह नासा के इको स्ट्रेस जो कि एक रेडियोमीटर है उसके द्वारा लिया गया है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो इको स्ट्रेस है वह एक ऐसा उपकरण है जिसे कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। और यह जो रेडियोमीटर है वह जमीन पर जो तापमान है उसको माप सकता है। और इसी का उपयोग करके नासा के द्वारा दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो बढ़ी हुई गर्मी है उसका एक इमेज लिया गया जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में ऐसे कई द्वीप बन चुके हैं जहां पर गर्मी फंसी रहती है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये अर्बन हीट आइलैंड क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और हम इनसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है बुलडोजर इनजस्टिस टू टीच अ लेसन और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। तो इस एडिटोरियल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है। यहाँ पर अगर हम आवास के अधिकार की बात करें तो हम इस एडिटोरियल में मुख्यतः यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे देश में और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वह आवास के अधिकार को लेकर के क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो आवास का अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों की बात करें तो यहां पर भी इस अधिकार की चर्चा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये। आप सभी को ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और उसमें जो अनुच्छेद 25 है उसमें यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल सहित अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा की गई थी उसका जो अनुच्छेद 25 है वो ये साफ साफ कहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान और उसके साथ स्वास्थ्य ये सभी एक मनुष्य के मूलभूत अधिकार हैं
जिन्हें उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा की बात करें तो उसका जो अनुच्छेद 11 है, उसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें शामिल है भोजन, वस्त्र और आवास। यानी कि यहां पर भी इस बात की चर्चा की गई है कि पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास मनुष्य के लिए मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत जरूरतें हैं। और इसी अनुच्छेद का यह भी कहना है कि जो दुनिया के देश हैं वे अपने अपने देशों में लोगों को पर्याप्त आवास के अधिकार जैसे मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं। यानी कि यहां पर यह साफ साफ कहा जा रहा है कि सभी देशों को जो है इस ओर काम करना चाहिए कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास मिल सके। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें तो यहां पर आप साफ साफ देखेंगे कि जो एक पर्याप्त आवास का अधिकार है उसे जो है एक मनुष्य का मूलभूत अधिकार माना गया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के दो ऐसे फैसले हैं जिसका जिक्र यहां पर किया गया है और उसके अनुसार भी हमारे देश में जो आवास का अधिकार है वो हमारा मूलभूत अधिकार है। यहां पर यूपी आवास एवं विकास परिषद बनाम फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 1996 मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि आश्रय का अधिकार यानी कि घर का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1)(e) में दिए गए आवास के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार से उत्पन्न होता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह साफ किया है कि जो आश्रय का अधिकार यानी कि आवास का जो अधिकार है वह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला था 1996 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आश्रय का अधिकार जीने के अधिकार के लिए एक जरूरी आवश्यकता के रूप में माना जाना चाहिए। यानी कि जब हम जीने के अधिकार की बात करते हैं तो यहां पर उस व्यक्ति के आश्रय के अधिकार को भी इससे जोड़ करके देखा जाना चाहिए। और ये दोनों निर्णय ये साफ करते हैं कि भारत में भी जो आवास का अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। यहां पर जबरन बेदखली को लेकर के चर्चा किया गया है और आपको ध्यान में रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय है उसने जो है पर्याप्त आवास के अधिकार के एक अभिन्न तत्व के रूप में जबरन बेदखली के खिलाफ सुरक्षा को भी माना है। यानी कि जब हम बात करते हैं पर्याप्त आवास के अधिकार की तो इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को उसके आवास से जबरदस्ती बेदखल किया जाता है तो यह भी क्या है, उसके इस अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। यहां पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का यह कहना है कि जबरन बेदखली का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को, उसके परिवार को या फिर किसी समुदाय को उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्थायी या अस्थायी रूप से वहां से निष्कासित किया जाता है जिन पर कि उनका कब्जा हो। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी के द्वारा भी इन लोगों को बिना कानूनी या अन्य सुरक्षा की मोहलत दिए बिना उन्हें उनके घर से जबरन बेदखली किया जाता है तो यह एक तरीके से उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के द्वारा जबरन बेदखली को भी डिफाइन किया गया है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि चाहे वह बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला हो, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला हो या फिर पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का मामला हो, इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि हमारे संविधान के तहत जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हें जो है
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूपता के साथ पढ़ा जाना चाहिए और उसकी व्याख्या जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के कानून जो कहते हैं उसी के आलोक में भारत के जो मानवाधिकार के कानून हैं उन्हें समझा और पढ़ा जाना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है और इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैंने आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि आखिर पर्याप्त आवास का अधिकार क्या है और इसको लेकर के हमारा जो भारतीय संविधान है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वे क्या कहते हैं। यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है और जबरन बेदखली क्या होता है जिसे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के द्वारा डिफाइन किया गया है, इसको भी आप सभी को ध्यान में रखना है। तो इसी सब बातों की यहाँ पे चर्चा हुई है। कुछ पॉलिटिकल बातें हैं यहाँ पर, उसको छोड़ करके बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी को आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक एक्सप्लेनर आया जिसका शीर्षक है द मूव टू लिंक क्रेडिट कार्ड्स विथ यूपीआई और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह कहना है कि उसके इस कदम से जो यूपीआई का उपयोग है, जो उसका दायरा है, उसे जो है बढ़ाने में मदद मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस कदम की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने यह कहा है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई के साथ जोड़ देते हैं तो भारत में जो है जो डिजिटल पेमेंट का स्तर है उसको बढ़ाने में और मदद मिलेगा। और यहां पर आरबीआई के द्वारा यह कहा गया है कि शुरुआत में जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं उन्हें जो है यूपीआई के साथ जोड़ा जाएगा और फिर जब पूरी तरीके से सिस्टम का विकास हो जाएगा तो अन्य क्रेडिट कार्ड को जो है यहां पर जोड़ने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है और यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारे देश में यूपीआई का जो इस्तेमाल है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में लगभग 26 करोड़ से अधिक लोग जो है यूपीआई का उपयोग करते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा व्यापारी भुगतान के लिए जो है यूपीआई का प्रयोग करते हैं, यानी कि भारत में जो यूपीआई है वो बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म बन करके उभरा है। यहां पर यह कहा गया है कि मई 2022 में इस इंटरफेस के माध्यम से 10.4 लाख करोड़ की राशि का भुगतान किया गया और लगभग 594 करोड़ लेन देन जो है इसका उपयोग करके किया गया। तो आप देख सकते हैं कि भारत में इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए यहाँ पर आरबीआई के द्वारा यह फैसला लिया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, यूपीआई के साथ ऐड कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में यूपीआई से सिर्फ डेबिट कार्ड को हम जोड़ सकते हैं, यानी कि जो हमारे सेविंग अकाउंट हैं या फिर जो करंट अकाउंट हैं उन्हें हम जो है यूपीआई के साथ जोड़ सकते हैं और उसको जोड़ करके फिर लेन देन का काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आरबीआई के द्वारा जो अनुमति दी जा रही है कि क्रेडिट कार्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, यूपीआई के साथ जोड़ सकते हैं, तो उससे फायदा यह होगा कि जो हमारे देश में डिजिटल भुगतान का जो दायरा है वो बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना चाहते हैं उन्हें जो है एक और नया जो है सुविधा मिल जाएगा। तो इसको लेकर के यहां पर भी चर्चा किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा जो ये प्रावधान किया गया है उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि इसके कारण ग्राहकों को भुगतान के लिए एक और अतिरिक्त सुविधा जो है मिल जाएगी, यानी कि जो ग्राहक हैं वो आसानी से यूपीआई सिस्टम का उपयोग करके कहीं पर भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड का पहुंच का जो दायरा है और उसका जो उपयोग है उसको यहाँ पर और बढ़ावा मिलेगा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और जब इसे यूपीआई से जोड़ दिया जाएगा तो आसानी से वे लोग जो हैं यूपीआई का प्रयोग करके क्रेडिट कार्ड से अपना भुगतान कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसे कई व्यापारी हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल नहीं है। खास करके जो हमारे छोटे शहर हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बहुत सारी दुकानों में क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाले पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस नहीं हैं। और अगर हम किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ सकते हैं तो यहां पर जो है क्यूआर कोड का उपयोग करके आसानी से आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि छोटे शहर और गांव जहां पर अभी भी क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल नहीं है तो उन्हें जो है अब अपने डिवाइस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर क्यूआर कार्ड का उपयोग करके आसानी से इन दुकानों में इन व्यापारियों को जो है यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जा सकेगा। तो यहां पर आरबीआई ने जो है इसके पूरे फायदे गिनाए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं सब बातों की चर्चा यहां पर किया गया है। तो यहां पर जो ये फैसला लिया गया है आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक करने का, उसके पीछे के क्या कारण हैं, यूपीआई हमारे देश में कितना फेमस हुआ है और क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से क्या लाभ हो सकते हैं, इन सभी बातों को आपको यहां पर ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है वेटिंग फॉर जॉब्स और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 रोजगार और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का आरंभ किया गया है और यहां पर इसी को आधार बना करके लेखक का यह कहना है कि यह जो योजना आया है वह कहीं ना कहीं इस बात को सूचित करता है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है वह काफी विकराल रूप ले चुकी है और कहीं ना कहीं इसी समस्या के निदान के लिए सरकार के द्वारा इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि हमारे देश में जो जनसंख्या के लभ्यांश है वो काफी ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो कामकाजी उम्र की आबादी जो है वह गैर काम करने वाले आयु वर्गों की तुलना में बहुत ही अधिक है। यानी कि ऐसे लोग जो काम काज कर सकते हैं उनकी संख्या जो है आश्रितों की संख्या से काफी ज्यादा है और यहां पर अगर भारत के द्वारा इन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो यहां पर जो जनसंख्या के लाभांश है वो कहीं ना कहीं भार में तब्दील हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो बेरोजगारी है वो इस देश की सबसे बड़ी चिंता बनकर के उभरी है। 2018 में जो लीक हुआ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा था उसने ये बताया था कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की दर है वो लगभग 6% के आसपास है, जो कि 4 दशकों में सबसे ज्यादा है। हालांकि जुलाई 2020 से लेकर के जून 2021 के लिए जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का वार्षिक रिपोर्ट आया है उससे यह पता चलता है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का दर है वो थोड़ा कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 19-20 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 4.8% थी और यहाँ पर जो डेटा शेयर किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अभी ये दर 4.2% हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि भले ही डाटा में ये दिखाया जा रहा है कि बेरोजगारी का दर कम हुआ है या फिर जो हमारा LFPR है यानी कि श्रम बल भागीदारी दर है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसका निदान हो गया है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो शिक्षित युवा हैं यानी कि ऐसे युवा जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा को पूरा कर लिया है वहां पर जो है बेरोजगारी की दर में, और वैसे युवा जिनकी उम्र 15 से 29 साल है वहां पर जो बेरोजगारी का दर है उसमें सिर्फ मामूली गिरावट ही आया है। और यहां पर एक और पहलू है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि महामारी के पहले जो है जो लोगों की सैलरी थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन महामारी के बाद जो है लोगों की सैलरी में काफी कमी आई है। जो स्वरोजगार करने वाले लोग हैं उनकी जो इनकम है वो काफी घटा है। इस पर भी जो है हमें
ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि यहां पर सरकार को बेरोजगारी को लेकर के युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता थी और सरकार का यह भी कहना था कि मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में जो है 8.86 लाख जो पद हैं वह रिक्त थे, यानी कि यहां पर सरकार इनको भरने वाली है। लेकिन यहां पर लेखक का यह कहना है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि वह नई नौकरियों को पैदा करेंगी, यहां पर सरकार के द्वारा जो खाली पद हैं उनको भरा जा रहा है, ना कि नई नौकरियां पैदा की जा रही हैं। तो यहां पर जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है वो विकराल है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस तरह की योजनाएं लेकर के आई जा रही हैं। तो इसी को आधार बनाकर के यहां पर लेखक के द्वारा इस एडिटोरियल में इन सभी बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, शहरी उष्माद्वीप क्या है? शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म क्यों है? और शहरी उष्माद्वीपों को कैसे कम किया जा सकता है? तो इस पर हमने खुल करके चर्चाएं की हैं, जिसको कि आपको यहां पर उत्तर के रूप में लिखना है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, पर्याप्त आवास का अधिकार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे देश का जो कानून है उसको ध्यान में रख करके इस पर आपको चर्चा करनी है। तो जितनी भी बातें मैंने आपको इस पर चर्चा करते समय बताई हैं कि आखिर पर्याप्त आवास के अधिकार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो क्या कहते हैं, हमारे देश के संविधान में इसको लेकर के कौन कौन सी बातें कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसकी आप यहां पर जिक्र कर सकते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रख करके आपको इसका उत्तर लिखना होगा। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप लोग रिवाइज करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।